हेलो एवरीवन। आज हम हमारा सीटेट का जो 2021 वाला पेपर 1 हुआ था उसके सीडीपी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि जो वाइगोत्स्की के थ्योरी में प्राइवेट स्पीच जो थी वो क्या दिखाती है। इज इंडिकेटिव ऑफ चाइल्ड ईगोसेंट्रिज्म, hinders children actions and behavior, is an indication that cognition is never internalized, helps children to regulate their behavior while doing complex tasks। तो आपको पता है जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के कुछ व्यूज थे किसके बारे में, स्पीच के बारे में। ठीक है, उन्होंने डिफरेंट टाइप की स्पीच दी थी। जो वाइगोस्की थे वो ऐसा मानते थे कि जो ये प्राइवेट स्पीच होती है ना, जो हम खुद से बात करते हैं, बच्चा जो खुद से बात करता है वो उसके एक्शंस को, बिहेवियर्स को रेगुलेट करने में उसकी मदद करता है जब वो कॉम्प्लेक्स टास्क कर रहा होता है। लेकिन जो ये ईगो सेंट्रिज्म वाली बात थी ना कि ये बच्चे का ईगो दिखाती है, ये बात की थी जीन पियाजे ने। तो इसका करेक्ट आंसर है हेल्प्स चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर बिहेवियर व्हाइल डूइंग कॉम्प्लेक्स टास्क। ठीक है, ये क्वेश्चन ना मैं आपसे पूछती हूँ, जब कभी आप लाइफ में परेशान होते हैं तो कभी कभी है ना आप अपने मन में अपने आप से बात कर रहे होते हैं कि मैं इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आऊँगा। तो ये आपके एक्शंस को रेगुलेट करने के लिए ना, आप कॉम्प्लेक्स टास्क को अकम्प्लिश कर पाओ उसके लिए है। ठीक है, तो लेव वाइगोस्की का ये व्यू था। हम है ना लेव वाइगोस्की की सोशियो कल्चरल थियरी और जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दोनों कर चुके हैं, लेकिन अभी जो स्पीच के बारे में उनका व्यू है वो मैंने आपको नहीं कराया, वो मैं अभी आपको कराऊंगी थोड़े दिन में। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन अ टीचर इनहेंस इफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंट्री क्लासरूम। ठीक है, तो जो टीचर है वो एलिमेंट्री क्लासरूम में पढ़ा रही है और वो उस पढ़ाई को इफेक्टिव कैसे बना सकती है और ज़्यादा प्रभावशाली कैसे बना सकती है। कॉम्पिटिशन इनकरेज करके, बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन करके, बाय कनेक्टिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ टू द स्टूडेंट, बाय ड्रिल एंड प्रैक्टिस, बाय ऑफरिंग रिवॉर्ड एट एवरी स्टेप एंड लर्निंग। तो आपको पता है जब भी ये सब वर्ड्स आपके सामने आ जाए, कंपटीशन, ड्रिल करना, रिवॉर्ड्स देना, एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स देना, ये सब है ना नेगेटिव वर्ड्स है। ठीक है, इनको हम प्रमोट नहीं करते हैं। लेकिन जब भी बात आ जाए कि स्टूडेंट की जो लाइफ है उसको आप कनेक्ट कर रहे हैं, स्कूल लाइफ को बाहर की लाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं, ये सबसे बेस्ट थिंग होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बाय कनेक्टिंग द कॉन्टेक्स्ट टू द लाइव्स ऑफ द हर स्टूडेंट। ठीक है, जब आप है ना चीज़ों को, अगर आप घर पे जो चीज़ें देख रहे हैं वो कभी आपको स्कूल में पढ़ाई नहीं जाए तो आप कभी अपने घर की प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन अगर आपको ऐसे एग्जाम्पल दिए जाए जो चीज़ें आपके घर पे भी आप देखते हो और स्कूल में भी देखते हो तो आप कनेक्ट कर पाते हो। ठीक है, जैसे कि सोचो मैं आपको है ना एक से एग्जॉटिक, अगर मैं आपको मैंगो के बारे में पढ़ा रही हूँ तो मैंगो आप सबने देखा होता है, खाया होता है, इंडिया में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। लेकिन अगर मैं आपको है ना मैंगो स्टीन के बारे में बोलने लगूँ, मैंगो स्टीन का एग्जाम्पल देने लगूँ, तो आप में से ना बहुत सारे लोगों ने मैंगो स्टीन का फ्रूट भी कोई होता है आपने सुना ही नहीं होगा, तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए हमें ना रिलेट करके पढ़ाना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट को मिक्स करके पढ़ाना चाहिए। हाउ आर चिल्ड्रन अंडरस्टूड इन कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क। तो आपको पता है जो हमारा एनसीएफ 2005 है वो कहता है कि हमें कंस्ट्रक्टिविज्म फॉलो करना चाहिए। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है जब हम ये मानते हैं कि बच्चे हैं ना लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं, एक्टिविटी करके सीखते हैं। तो कैसे सीखेंगे वो कंस्ट्रक्टिव फ्रेम में, पैसिव बीइंग होके, यानी कि बस सुन रहे होंगे बातों को, कुछ भी कर नहीं रहे होंगे। बच्चे जो होते हैं वो ईविल पैदा होते हैं और हमें उन्हें सिविलाइज्ड बनाना होता है। तो आपको क्या लगता है छोटे बच्चे ईविल होते हैं क्या? मिनिएचर अडल्ट्स है आर बीइंग बोर्न विद क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। तो आपको पता है जो बच्चे होते हैं वो क्यूरियोसिटी के साथ पैदा होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं ना छोटे बच्चों को, अगर आप देखोगे हमेशा उनका मुंह कभी बंद ही नहीं होता है, क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं, पूछते ही रहते हैं। ठीक है, और वो है ना क्यूरियोसिटी है उनके अंदर पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने की। ठीक है, ये सही बात है, ना तो बच्चे ईविल होते हैं। ठीक है, कोई ईविल नहीं होते हैं बच्चे। उसके बाद उन्होंने पूछा है वो गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, इन्होंने ना जनरल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को नकार दिया था और मल्टीपल इंटेलिजेंस को दिया था। इन्होंने कहा था कि बहुत प्रकार की बुद्धि हो सकती है। तो कौन थे ये? अल्फ्रेड बीनेट, चार्ल्स स्पेरमैन, सिमंस और हार्वर्ड गार्डनर। तो अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने आपको बताया कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है? हार्वर्ड गार्डनर ने दी है। और इन्होंने कितने टाइप की इंटेलिजेंस बताई थी? इन्होंने ना 8 टाइप की इंटेलिजेंस बताई थी, और वो 8 के 8 टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन फ्रेम होता है। आजकल है ना बहुत डायरेक्ट सा क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, लेकिन ऐसे नहीं आता है, बहुत टफ आता है। आप कभी कभी है ना, मतलब वो क्वेश्चन ईजी होगा लेकिन उन्होंने ना पूछने का तरीका ऐसा बनाया होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि टफ लग रहा है। ठीक है, और मैंने आपको ना 2023 में जो अगस्त में हमारा एग्जाम हुआ था ना, उसके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के सीडीपी क्वेश्चंस करा दिए, आप उनको भी देखिएगा क्योंकि वो थोड़े डिफिकल्ट आए थे, डिफरेंट आए थे, तो उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया होगा। लेकिन हमें ना दोनों करके जाने चाहिए, ईजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट, क्योंकि हमें नहीं पता ना हमारा एग्जाम कैसा आ जाएगा। तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट।
उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली प्री डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स, यानी कि इनमें से कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपके अनुवांशिकता की वजह से, आपके जेनेटिक्स की वजह से डिटरमाइन होती है, हेरिडिटी की वजह से डिटरमाइन होती है। आपकी जो एकेडमिक सक्सेस है, यानी कि पढ़ाई में आप कैसे हैं, आपकी आंखों का जो कलर है वो, आप कैसे दोस्त बनाते हो, और आपका पढ़ाई में कितना इंटरेस्ट है। तो आप मेरे को बताओ, आपका पढ़ाई में कितना इंटरेस्ट है, ये जेनेटिक्स से डिसाइड होता है क्या? वो तो आपके अपने नेचर पे, आपके सराउंडिंग पे, आपके मोटिवेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो लेकिन जो हमारी आंखों का कलर है ना, वो जेनेटिक्स से डिसाइड होता है, ठीक है, क्योंकि हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं कर सकती, अच्छा मेरे को अपनी आंखों का कलर पसंद नहीं आ रहा और मैं बोलूँ कि इसको मैं चेंज कर लूँगी अपने इन्वायरमेंट से, ठीक है। और ये सर्जरीज की बात नहीं हो रही है, आप बोलो कि सर्जरी करा सकते हैं मैम, लेंस डाल सकते हैं, ये सब तो एक्सेप्शनल केसेस है। लेकिन इनमें से जो सारा के सारे पॉइंट्स हैं, उनमें से जो आपकी आंखों का कलर है वो जेनेटिक्स से डिसाइड होता है। आप कैसे दोस्त बनाओगे, ये बात जेनेटिक्स से डिसाइड नहीं होती। आप पढ़ाई में कैसे निकलोगे, ये बात भी जेनेटिक्स से इतनी ज़्यादा डिसाइड नहीं होती। आपके इन्वायरमेंट पे, मोटिवेशन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में हमारा ज़्यादा फोकस किस बात पे होना चाहिए? फॉर्मेटिव असेसमेंट पे, स्टैंडर्डाइज एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट पे, सिंगुलर असेसमेंट में, और समेटिव असेसमेंट में, ठीक है। तो आपको पता है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम वो होती है जहाँ हम लर्निंग बाय डूइंग से सीख रहे होते हैं, डेली सीख रहे होते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है ना, वो हमारी बहुत हेल्प करता है इसमें। क्यों? क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है जब आप सीख रहे हैं ना, उसी दौरान आपको बताया जाता है, फीडबैक दिया जाता है कि आपने ना ये चीज़ सही नहीं की, गलत नहीं की। समेटिव असेसमेंट तो एंड में होगा। आपको पता ना आपके समेटिव एग्जाम्स कब होते हैं? जब आपका ईयर खत्म हो रहा होता है, जब आपका सेमेस्टर खत्म हो रहा होता है, ठीक है। तो वो हमारी इम्प्रूवमेंट में इतनी हेल्प नहीं कर सकता, वो इम्प्रूवमेंट तो फिर मैं नेक्स्ट ईयर ला पाऊंगी उसमें, ठीक है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो इस केस में बहुत अच्छा होता है। राजू एक बच्चा है, वो क्या करता है, 61 को 16 लिख देता है, और बी और डी जिनका शेप है ना बहुत सिमिलर हो, उन वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाता है। या फिर प्लस और मल्टीप्लाई के साइन में भी यहाँ पे लिखा सकता है, प्लस और मल्टीप्लाई के साइन में भी कंफ्यूज हो जाता है। ये किसके कैरेक्टरिस्टिक है? लर्न हेल्पलेसनेस के, डिसलेक्सिया के, डिसग्राफिया के, डायलेमा के। तो आपको पता है हमारा एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये जो सारे के सारे सिम्टम्स है ना, ये डिसलेक्सिया के हैं, ठीक है। आपने वो मूवी देखी है तारे ज़मीन पर, ठीक है। तो तारे ज़मीन में जो ईशान अवस्थी होता है, उसको यही प्रॉब्लम हो रही होती है ना, वो समझ नहीं पाता है, ठीक है। जो बहुत ही सिमिलर लुकिंग चीज़ें होती हैं ना, उनके बीच में कंफ्यूज आता है। 61 एंड 16 दोनों में सेम वर्ड आ रहे हैं, किसको पहले प्लेस करे, किसको आगे प्लेस करे, पीछे प्लेस करे। बी और डी बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं, नहीं पता चलता है, ठीक है। और डिसग्राफिया क्या होती है, इसमें ना आपको लिखने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और डायलेमा और लर्न हेल्पलेसनेस लर्निंग डिसेबिलिटी के टाइप नहीं है। डायलेमा का मतलब तो होता है कि मैं आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाल रही हूँ कि आपसे पूछ रही हूँ आपको मम्मी ज़्यादा पसंद है कि पापा ज़्यादा पसंद है। तो इस सवाल का कोई फिक्स आंसर नहीं हो सकता ना, तो मैं आपको द्विधा में डाल रही हूँ। डायलेमा का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये है डिसलेक्सिया, ये उनका बहुत ही फेवरेट है। लर्निंग डिसेबिलिटी उनका बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। इससे है ना कोई क्वेश्चन वो हर साल बनाते हैं। तो आपको सारे टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटी पता होनी चाहिए। मैंने आपको ये टॉपिक कराया हुआ है। आता है कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी का। उन्होंने पूछा कि स्टेज 3 है, लेवल 2 है कन्वेंशनल मोरालिटी। तो इस लेवल का नाम पूछा है उन्होंने आपसे। गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, द लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। तो आपको पता है कोलबर्ग की थ्योरी में स्टेजेस कितनी है और लेवल कितने हैं, ठीक है। तो आपको पता है 6 स्टेजेस है और जो लेवल है वो 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो है गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ठीक है। तो आपको ये सारी थ्योरीज में ना नाम पता होना चाहिए। कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी भी हम कर चुके हैं। उसके बाद आती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको ये पॉलिसी ज़रूर पढ़नी है। क्योंकि एक तो है ना, इसने 34 ईयर ओल्ड पॉलिसी को रिप्लेस किया है, ठीक है। इससे पहले हमारी पॉलिसी 1986 में आई थी, जिसको 1992 में थोड़ा सा अमेंड किया गया था। उसके बाद है ना हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो 2020 में आई है, ठीक है। 21st सेंचुरी की पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसे पढ़ना। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स उन्होंने दिए और फिर पूछा कि इनमें से सही कौन सा है। रिडक्शन इन कंटेंट ऑफ स्कूल करिकुलम, स्कूल करिकुलम का कंटेंट घटाया गया है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई गई है करिकुलम की। रोट लर्निंग यानी कि रट्टा मारने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। क्रिटिकल लर्निंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग पे। तो आपको पता है, आपको थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगा, लेकिन कंटेंट को डिक्रीज किया गया है, ठीक है।
कंटेंट को डिक्रीज इसलिए किया गया है क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे की है ना अंडरस्टैंडिंग बढ़े। सिर्फ ये नहीं कि वो बहुत मोटी मोटी किताबें तो पढ़ रहा है लेकिन उसको है ना वो चीज़ें करनी नहीं आ रही है, समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, इसलिए हमने थोड़ा सा कंटेंट को डिक्रीज किया है। उसके अलावा हमारा है ना फ्लेक्सिबिलिटी हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि है ना हर किसी बच्चे की सीखने की कैपेसिटी बहुत अलग होती है, तरीका बहुत अलग होता है, तो हम फ्लेक्सिबल बन रहे हैं और क्रिटिकल थिंकिंग पे हमारा ज़्यादा ध्यान दूंगा, ठीक है। तो 1, 2 एंड 4 गलत है, लेकिन रोट लर्निंग को हम बिल्कुल प्रमोट नहीं करते हैं। वैसे भी मैंने आपको बताया रोट लर्निंग, ठीक है, ये नेगेटिव वर्ड है, इसको आपको मोस्टली अवॉइड करना है। रीना जो है, जब भी उसे कोई प्रॉब्लम दी जाती है ना, उसके है ना बहुत सारे सॉल्यूशंस बता देती है, यानी कि वो बोलती है हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? उसको मेंटल इम्पेयरमेंट है, उसकी थिंकिंग जो है वो डाइवर्जेंट है, उसकी थिंकिंग जो है वो कन्वर्जेंट है, और उसके अंदर लो कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है, चीज़ों को कम समझ पा रही है, लो कॉम्प्रीहेंड कर पा रही है। तो देखो, जब एक इंसान है ना एक चीज़ के मल्टीपल सॉल्यूशन बताता है तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, ठीक है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट रोड्स निकल के जा रहे होता है, उसको हम बोलते हैं ना रोड आगे जाके डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है जब आप है ना एक चीज़ के एक नहीं बहुत सारे सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, चीज़ें कन्वर्ज हो रही है, एक जगह आके मिक्स हो रही है। जब है ना मैंने आपको कोई प्रॉब्लम दी और आप उसका बस एक ही सॉल्यूशन बता पा रहे हो, एक ही वे सोच पा रहे हो, ये बहुत ही कन्वेंशनल तरीका हुआ करता था, ठीक है। तो रीना जो है वो बहुत सारे सॉल्यूशन बताती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलेंगे। अगर वो एक सॉल्यूशन बताती है तो हम कहते हैं कि कन्वर्जेंट थिंकिंग है, ठीक है। इसमें ना आपको थिंकिंग के टाइप्स पता होने चाहिए, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से टाइप की मोटिवेशन एसोसिएटेड होती है जब है ना आप चीज़ों को इंजॉय करते हो, सेटिस्फैक्शन फील होता है आपको उन चीज़ों को करके? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ट्रेट मोटिवेशन और स्टेट मोटिवेशन। तो आपको पता है मोटिवेशन जो होती है मेनली दो टाइप की होती है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सटेंसिव होती है बाहर से जब मुझे कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है, बाहर से मुझे जब कोई तारीफ मिलने वाली है, बाहर से जब मुझे कोई गिफ्ट मिलने वाला है, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव मोटिव। लेकिन जब जो चीज़ें मैं इसलिए करती हूँ ना क्योंकि वो मुझे अंदर से खुशी देती है, ठीक है। जैसे मुझे ना गार्डनिंग करना बहुत खुशी देता है, पढ़ाना बहुत खुशी देता है, तो ये मेरे लिए क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन की तरह काम करते हैं, जो एक्टिविटी आपको सेटिस्फाइंग लगे। कभी कभी आपने देखा है लोग है ना बहुत हाई पेइंग जॉब कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई पेइंग जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप उनसे पूछोगे ना कि आप खुश हो तो वो बोलते हैं नहीं बिल्कुल खुश नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो है ना उसे बस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो चाहे थोड़े कम पैसे भी कमा रहे हो बहुत खुश होते हैं, तो आप उनसे पूछोगे ना कि क्यों, तो कहते हैं कि अरे बहुत सेटिस्फाइंग है ना, ये काम करना मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होते हैं जिसके लिए ना अंदर से आपके अंदर से आपका मन करता है वो चीज़ करने का। उसके बाद है स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन जो है वो इंक्लूसिव क्लासरूम में किस किस बात से उनको बेनिफिट होएगा? आप इंडिविजुअलाइज्ड गोल उनके लिए सेट कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव इथोस रख रहे हो, कोऑपरेटिव लर्निंग कर रहे हो, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो आपको पता है सेटिंग ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड गोल्स ये अच्छी बात है। इंक्लूसिव क्लासरूम में ना हम हर बच्चा अलग है तो उसके लिए गोल्स भी हम अलग सेट करेंगे। कोऑपरेटिव लर्निंग करना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो 1 एंड 3 करेक्ट है। कॉम्पिटिटिव इथोस को हम इतना प्रमोट नहीं करते, कॉम्पिटिशन वर्ड को है ना हम थोड़ा नेगेटिवली लेते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि सारे बच्चों को ना मैं एक तरीके से पढ़ा दूंगा। सोचिए इंक्लूसिव क्लासरूम वो होता है जिसमें है ना हर टाइप के बच्चे वहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे है ना वो बच्चा भी हो सकता है जो ब्लाइंड है। अब मैं ब्लाइंड बच्चे को एक ऐसे तरीके से कैसे पढ़ा दूँ जिससे मैं ऐसे बच्चे को पढ़ाने वाली हूँ जिसको आराम से दिखाई देता है, वो तो प्रेजेंटेशन आराम से देख पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्कैप फोल्डिंग का एग्जाम्पल नहीं है? आपको है ना क्वेश्चन में ये वाली बात जरूर ध्यान रखनी है कि नॉट लिखा हुआ है या फिर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो रोट मेमोराइजेशन करना स्कैप फोल्डिंग का एग्जाम्पल, प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज देना, पीयर ट्यूटरिंग करना, मॉडलिंग स्किल फॉर इमिटेशन करना। तो ये सब कुछ तो अच्छी बात है, लेकिन रोट मेमोराइजेशन जो है ये स्कैप फोल्डिंग है। स्कैप फोल्डिंग का मतलब होता है जब टीचर है ना टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड करती है, बच्चा है ना क्वेश्चन में कहीं अटक गया है तो पूरा आंसर नहीं बता रही लेकिन उसको ना थोड़े से हिंट्स दे रही है, जिसको हम प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज बुलाते हैं। पीयर ट्यूटरिंग करा रही है, यानी कि जो आपकी क्लास का कोई बच्चा है उसको बोल रही है कि थोड़ी सी मदद कर दो, ठीक है। ये सब अच्छी बातें होती है, लेकिन रट्टा मारने के लिए कह रही है ये अच्छी बात नहीं है ना। तो रोट मेमोराइजेशन जो है वो स्कैप फोल्डिंग का एग्जाम्पल नहीं है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन एरर इज नॉट करेक्ट, ठीक है। बच्चे जो है वो बहुत सारी गलतियां करते हैं, उनके बारे में कौन सी बात सही नहीं है? तो एरर जो है वो मीनिंगफुल होते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, क्योंकि एरर करना एक नेचुरल चीज़ है। टीचर को है ना ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में अवेयर करते हैं, बच्चे की थिंकिंग में इंसाइट देते हैं, असाइनिंग ग्रेड एंड पोजीशन टू द स्टूडेंट इन द क्लास, बच्चे के है ना पोजीशन और ग्रेड डिसाइड करने में मदद करते हैं। ये गलत बात है ना,
बच्चे को है ना, हम है ना एरर्स को इसलिए देखते हैं, पहली बात तो हम मानते हैं एरर जो है ना, गलतियाँ जो वो कर रहा है, उससे है ना आपको ये पता चलता है कि उसको क्या समझ नहीं आ रहा है, तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में हो गया। चिल्ड्रन क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा था कि उसने कोई चीज़ गलत क्यों कर दी, ठीक है, तो आपको उसके बारे में पता चलता है, लेकिन आप ग्रेड एंड पोजीशन दे पाएंगे इसके बारे में पता नहीं चलता। टीचर है रश्मि, वो क्या करती है अपने क्लास में है ना टास्क कराने के लिए, ठीक है, वो क्या करती है अलग अलग टाइप के ग्रुप्स बनाती है जिससे ना पीयर लर्निंग हो पाए। तो वो कौन सी थ्योरी उसके एक्शन को सपोर्ट करती है? कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, सिगमंड फ्राइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी, बीएफ स्किनर की बिहेवियरिस्टिक थ्योरी एंड लाइव वाइगोस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो अगर आपने ना लाइव वाइगोस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता है वो मानते थे कि पीयर कोलैबोरेशन से ना बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं, लोगों से कोलैबोरेट करके, सोसाइटी से कोलैबोरेट करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। ये पार्ट 1 है, इसमें मैंने आपको 15 क्वेश्चंस कराए हैं, पार्ट 2 में हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस करेंगे।